दोस्तों आजकल इंसान इतना घटिया और इतना विचित्र किस्म का हो गया है कि सामने वाला का देखता ही नहीं है कि रिलेशन में नाते में सामने वाला उसका क्या लगता है। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, चाचा हो, चाची हो, मौसा हो, मौसी हो, बस उसे हवस के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है और हवस के आगे सामने वाला इंसान के साथ वो कुछ भी कर देता है। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसा ही है जिसमें एक 14 साल का लड़का इतना घटिया किस्म के इंसान के चक्कर में आ जाता है और उसका जीवन पूरा तरह से नर्क हो जाता है। और उसके बाद वो लड़का पुलिस प्रशासन के सामने, घर वाले के सामने, सभी लोगों के सामने अपनी जिंदगी का भीख मांगने लगता है। और कहानी को जब आप भी सुनेंगे और इस बारे में सोचेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अंकलेश और ये कहानी बिहार से आ रही है। बिहार में एक 14 साल का लड़का रहता है जिसका नाम होता है रोशन। और रोशन एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है, इसीलिए उसके माता पिता तो गरीब ही है और उसकी घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो घर वाले कहते हैं कि तुम काम धंधा कोई शुरू कर दो और किसी के घर जाओ और काम करो जिससे कि घर की स्थिति थोड़ा अच्छी हो जाए। तो रोशन 14 साल की उम्र में ही गाँव में ही इधर उधर कुछ न कुछ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी गाँव के जो बगल वाले बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि बिहार के कई लोग बिहार से बाहर जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, और वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं और वहां से अच्छी खासी उनकी इनकम होती है जिससे कि वो बिहार में भेजते हैं। और जो भी लड़के अपने माता पिता के पास से पैसे भेजते हैं तो उनका मतलब आर्थिक स्थिति सुधर जाता है। तो इसी कारण रोशन के जो माता पिता हैं रोशन से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं बाहर मुंबई या दिल्ली चले जाते हो और वहां पर कोई काम करना शुरू कर दो। तो लड़का ऐसा ही करता है और नया खून होता है, जज्बाती लड़का होता है, इसीलिए वो एक दिन अपना बैग पैक करता है और उस बाहर के लिए निकल जाता है। बाहर वह चेन्नई में जाता है और चेन्नई में उसकी उम्र महज 14 साल है, इसलिए उसे कोई कंपनी में काम नहीं मिलता। तो रोशन यहाँ पर आकर पूरा तरह से फंस गया था और पूरा तरह से उसका कोई काम नहीं आ रहा था, तो वह पूरा तरह से घबरा जाता है। लेकिन तभी उसे कंपनी के बाहर एक आंटी मिलती है जिसका उम्र लगभग 34 से 35 वर्ष होगा। वह सामने से रोशन को बिल्कुल उदास आते हुए और मतलब घबराए हुए चेहरे को देखकर उससे पूछ लेती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और इतना उदास क्यों हो। तो रोशन बताता है कि जी मैं बिहार से आया हूँ और मैं काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था और अपनी घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे कोई भी कंपनी में काम नहीं मिल रहा है। मेरी उम्र के हिसाब से सारे कंपनी मुझे छांट दे रहे हैं और मुझे वहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा है। तो वो आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर दूसरा काम तुम्हें बताऊँ तो क्या तुम वो काम कर सकते हो। तो रोशन कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पर कोई काम मिला दे और कोई काम दिला दे। तो आंटी कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे पति हैं मेरे साथ में और मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन हम दोनों एक घर में काम करते हैं, मतलब एक बड़े परिवार के घर में काम करते हैं और वहाँ पर तुम काम कर सकते हो। तो रोशन कहता है ठीक है, लेकिन आपके ऊपर मैं विश्वास कैसे करूँ कि आप मुझे वो काम दिला देंगे और आप मुझे सहायता करने के लिए ही अपने साथ ले जा रही है। तो आंटी कहती है कि देखो बेटा तुम बिहार से आए हो और बिहार के हो और मैं भी बिहार की हूँ, तो इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। बिहारी की मदद करते हैं और एक बिहार के होने के नाते तुम मेरे साथ चल सकते हो और मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तो रोशन उस आंटी की बातों को मान लेता है और उसके साथ उसके घर चला आता है। आंटी एक घर में रहती है जो कि किराए का मकान है और उसके साथ 2 उसके बच्चे हैं और साथ में एक पति हैं। ये सभी लोग इस किराए के मकान में रहते हैं और रोशन को भी इस किराए के मकान में 1-2 दिन के लिए वो लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर आंटी की बात ये होता है कि ये दोनों पति और पत्नी एक घर में काम करते हैं, मतलब एक बड़े घर होता है उसी में ये काम करते हैं, घर के अंदर ही। और वहीं पर वो रोशन को मतलब नौकरी लगाने के लिए वो कहते हैं कि इसी घर में तुम्हारा भी नौकरी लग जाएगा। तो इसके बाद वो आंटी उस घर में जाती है और अपने मालिक से पूछती है कि एक 14 या 15 साल का लड़का आया है, क्या उसका कोई इस घर में कोई काम मिल सकता है। तो मालिक बहुत सोचते हैं और बहुत सोचने के बाद कहते हैं कि हाँ, गार्डन में जो काम थोड़ा मोड़ा पड़ा रहता है और उसके आसपास भी कोई काम होता है, तो उस काम को करने के लिए कोई लड़का नहीं है, तो तुम उस लड़के को यहाँ पर लाकर और सारी काम को समझा सकती हो और उसको मैं काम पर रख सकता हूँ। तो आंटी बहुत खुश होती है और लड़के को आकर बताती है कि बेटा तुम्हारे लिए गार्डन में एक काम है और घर का ही काम है, मतलब इसमें ज़्यादा भारी वाला कोई काम नहीं है, तुम एक काम करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसके
उसके बाद लड़का भी बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसकी उम्र बहुत कम है तो उसका काम भी मिल गया और वो अपने घर की इस स्थिति को सुधार सकता है। और अगले दिन आंटी के साथ ही वो लड़का उस घर में जाता है और आंटी अपना जो खाना बनाने वाला काम होता है और भी कुछ काम होता है वो काम करना शुरू कर देती है और लड़के को उसके काम को बता देती है। तो लड़का भी अपना काम बगल में ही शुरू कर देता है। लेकिन बाहर का स्थिति ऐसा होता है कि हर कोई हर किसी का साथ उतना नहीं देता है, इसीलिए लड़का को बाहर में जो था वहाँ पर उसे आंटी के घर से अलग होकर एक रूम लेना पड़ा है, क्योंकि आंटी का जो रूम होता है बस एक ही रूम होता है, उसी में किचन बाथरूम और सब कुछ होता है, तो लड़के उसमें एडजस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए लड़कों को एक अपना अलग रूम लेना पड़ा। इसके साथ वो दोनों उस घर में जाते हैं और काम करते हैं और इस तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन लड़का अपने काम पर से आता है और अपने रूम में जाकर वह आराम से सो जाता है। थोड़ी देर बाद आंटी भी उसके कमरे में जाती है और आंटी उसके कमरे में जाकर सबसे पहले उसके पास जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर आंटी उस लड़के के सबसे पहले पैंट को खोलती है और उसके बाद वहाँ पर कुछ गंदी हरकतें करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब लड़के की आंखें खुलती है तो सामने वो आंटी को देखता है और देखता है कि उसका स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। वो आंटी को देखकर सबसे पहले बैठ जाता है और पूछता है, आंटी आप ये क्या कर रही है? तो आंटी कहती है, कोई बात नहीं, तुम फिर से सो जाओ और तुम्हें भी मजा आएगा। तो लड़का ऐसा ही करता है और उसके बाद वो लड़का सो जाता है। थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच कुछ गलत काम होते हैं और दोनों को जब मजा आ जाता है तो आंटी फिर से यहाँ से अपने कमरे के लिए चली जाती है। उसके बाद आंटी बार बार ऐसा ही करती है और कई दिनों तक लड़के के पास आती है और ये काम इन दोनों के बीच चलता रहता है और लड़के को भी मजा आ गया था तो वो भी कई बार आंटी के पास चला जाता है। इस तरह इन दोनों के बीच कई दिनों तक यह काम चलता है। लेकिन एक दिन जब अचानक उसके आंटी के जो पति होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसी स्थिति में देख लेते हैं। सबसे पहले वो पति जो होते हैं उसे इन दोनों को कोई बोलते नहीं और सबसे पहले अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन आंटी जब यहाँ से पूरा खेल खत्म करके अपने कमरे में जाती है तो देखती है वहाँ पर उसके पति पहले से ही आ गए हैं। तो आंटी को पता तो लग जाता है कि उसके पति ने ये सब देख लिया है, कुछ बहाना करने लगती है। लेकिन उसके पति इन दोनों को बुलाते हैं और इन दोनों को काफ़ी डांटते हैं और लड़के से कहते हैं, ये तो बिल्कुल नासमझ है, ये कुछ भी जानता नहीं, लेकिन तुम तो बिल्कुल समझदार हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो आंटी यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती और लड़का भी कोई जवाब नहीं देता। तो लड़का को वो अंकल समझाते हैं कि तुम बेटा अभी बहुत ही छोटे हो और तुम्हें ये करने की उम्र नहीं है और तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत ही गलत काम में फंस जाओगे और तुम घर से कमाने के लिए आए हो तो तुम ऐसा गलत संगत में मत पड़ो और आज के बाद से तुम ये कसम खाओ कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तो लड़का अंकल के सामने ही कसम खाता है कि ठीक है फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। और 2-4 दिन तक वो लड़का आंटी के घर भी नहीं आता और आंटी भी उसके पास नहीं जाती। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से वो लड़का आंटी के पास आता है और वही काम फिर से शुरू कर देता है। दोनों ये फिर से वही काम शुरू कर देते हैं और अंकल को इस बार कुछ दिन तक और भी इन दोनों के बारे में पता नहीं लगता। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा होता है कि अंकल इन दोनों को फिर से वही काम करते हुए देख लेते हैं और फिर से वो लड़के को पूछते हैं कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया, तुमने तो कसम खाई थी और फिर तुम कैसे आ गए ऐसा काम करने के लिए? तो लड़का कुछ नहीं बोलता और लड़का वहां से अपने कमरे में चला आता है। लेकिन आंटी इस बार अंकल से झगड़ने लगती है और कहने लगती है कि मैं ऐसा ही करूंगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहती है कि तुम्हें एतराज है, तुम्हें इससे नाराजगी है तो तुम अपने दोनों बेटे को लेकर यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अंकल इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में थे तो वो आंटी को इस बार धुलाई भी करते हैं और उससे ऐसा करने को फिर से मना करते हैं। लेकिन आंटी उससे थोड़ा भी नहीं डरती और कहती है तुम इस लड़के को लेकर जाओ, अपने दोनों लड़के को। अब अंकल समझ गए हैं कि उसकी बीवी अब सुधरने वाली नहीं है तो वो अपने बीवी को वहीं पर छोड़कर और अपने दोनों लड़के को लेकर बिहार लौट आते हैं। अब हम देखते हैं कि आंटी और रोशन दोनों अलग अलग रूम लेकर रहते थे पहले, लेकिन अब दोनों एक ही रूम में रहते हैं और उन दोनों का एक ही काम होता है उस मालिक के घर जाकर काम करना और फिर से अपने रूम पर आकर सो जाना और फिर से वही गंदी काम करना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और
और आंटी एक दिन लड़के से कहती है कि मेरे पति तो मुझे छोड़कर चले गए और मेरा बेटा भी नहीं है, तो इसलिए तुम और रोशन क्या करो कि मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन रोशन ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है, कहता है कि आंटी देखिए, हम घर से आए हैं कमाने के लिए और उसके बाद मेरे माता पिता इससे शादी करने में थोड़ा भी एतराज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उम्र 35 साल है और मेरा उम्र 14 साल है, तो ऐसा मेरे माता पिता देखकर कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आंटी कहती है नहीं, तुम्हें ये शादी करना ही पड़ेगा। उसके बाद कई दिन आंटी इस लड़के को कहती रहती है और लड़का उनकी हर बार शादी के बाद को काट देता है और वो अपने काम पर चला जाता है। लेकिन एक दिन ये बहुत ही जबरदस्त कहने लगती है कि नहीं, तुम आज मुझसे शादी कर ही लो। तो लड़का कहता है ठीक है, कल हम आएंगे तो शादी करेंगे, आज काम पर हम दोनों चलते हैं। ये दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और रास्ते में लौटते समय लड़का मार्केट करने के लिए चला जाता है। मार्केट वह जाता है और वहीं पर वो सोचता है कि आंटी बार बार उससे यही बात कर रही है, तो आंटी से छुटकारा किसी भी तरह पाना होगा। तो रास्ते में वो सोच लेता है कि आज वो आंटी का कत्ल करेगा और आंटी को खत्म कर देगा। तो सबसे पहले वो मार्केट में जाता है और एक बड़ा सा चाकू खरीदता है और कुछ सब्जियां लेता है और उसके बाद फिर घर चला आता है। उसके बाद जब घर आता है दोनों खाना बनाते हैं और खाते हैं और रात में फिर दोनों जब सोए हुए होते हैं तो उसी टाइम वो लड़का उठता है और आंटी को खत्म कर देता है। आंटी के वो कई हिस्से पर कई जगह पर गहरा जख्म देता है और अंत में उसे मार देता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो लड़का फिर से अपने काम पर चला जाता है। लेकिन आंटी इस दिन अपने काम पर नहीं गई थी, तो घर के जो अगल बगल होते हैं वो देखते हैं कि घर के अंदर से कुछ अलग ही बास आ रही है। तो घर के जो अगल बगल वाले होते हैं घर को खोल कर देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि आंटी की लाश पड़ी है। इसके बाद यह पुलिस को बुलाया जाता है और लड़के को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। तो लड़के से पूछा जाता है कि आखिर तुमने आंटी को क्यों मारा। तो लड़का यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने इस आंटी को मारा था, और उसके बाद वो पूरी कहानी को बताने लगता है। इसके बाद वो जब पूरी कहानी को बताता है तो पुलिस को भी तो पैरों तले जमी खिसक जाते हैं। और उसके बाद जो आंटी के हस्बैंड होते हैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाया जाता है। तो आंटी के हस्बैंड कहते हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं और मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही इसे समझाया था और ये नहीं समझी थी, तो मैं अपने दोनों लड़के को लेकर यहाँ से बिहार चला गया था। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आपको जो प्रशासन को जो करना है वो कीजिए। तो प्रशासन सबसे पहले उस अंकल को तो छोड़ देता है और उसके बाद इस आंटी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देता है। और उसके बाद वो लड़का अभी भी नाबालिग है तो उसे नाबालिग गृह में डाल दिया जाता है, जहां पर उसे बड़ा होने पर और बालिग होने पर उसका सजा सुनाया जाएगा। इसके बाद वो लड़का अपने घर वालों से और पुलिस प्रशासन से भी अपने जिंदगी का भीख मांगता है, लेकिन कोई भी उस पर रहम नहीं किया जाता, क्योंकि उसने एक कत्ल किया है और कत्ल का इंजाम होता है कि उसका सजा मिलना। और उसके बाद उस लड़के को अभी बाल गिरह में डाल दिया गया है और वो लड़का कब तक सयान होता है, कब तक बालिग होता है, यह इंतजार कर रही है पुलिस। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइए। और देखिए इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला जब हवस का भूखा हो तो उसे ये नहीं दिखाई देता कि सामने वाला लड़का है उसका बच्चा लगेगा, कितनी उम्र है उसकी, कि क्या लगेगा। बस उसे एक चीज़ से मतलब है और वह करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है।